हेलो स्टूडेंट्स। हमारी आज की क्लास जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और अभी हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की परिभाषा की कम्युनिकेशन स्किल्स वास्तव में होता क्या है। तो ये जो स्क्रीन पर आपको शो हो रही है ये कम्युनिकेशन स्किल्स की परिभाषा है, जिसमें कम्युनिकेशन को इंग्लिश में हम संचार या संप्रेषण भी कह सकते हैं। तो संप्रेषण जो है उसका अर्थ होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच तथ्यों का, विचारों का, मतों का, भावनाओं का आदान प्रदान करना। तथ्य किसी भी विषय से संबंधित हो सकते हैं, विचार विषय से संबंधित हो सकते हैं, मत किसी विषय पर अलग अलग हो सकते हैं। उनको एक दूसरे के साथ साझा करने की जो प्रक्रिया है, मतलब एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को अपने विचार और अपने मत जो साझा किए जाते हैं, वह प्रक्रिया जो है वो प्रक्रिया हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया कहलाती है। और ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होती है। एक आदर्श संप्रेषण की अगर हम बात करें तो एक आदर्श संप्रेषण जो है इसके द्वारा हम विचारों और योजनाओं को इस तरह से बनाते हैं जिससे कि भेजने वाले व्यक्ति और उसे सुनने वाले व्यक्ति दोनों के ही मध्य वो योजना और वह विचार जो है वो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो जाते हैं। ये हमारा एक प्रभावी संचार का विशेष गुण होता है। अगर हम संप्रेषण की बात करें तो संप्रेषण जो है वो उसे सही करने के लिए, उसे और ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान रखने के लिए हमें अपने रोज़मर्रा के जो जीवन शैली है उसकी स्थितियों पर भी इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो हमें दी हुई है ये दी हुई है संप्रेषण यानी कि संचार की परिभाषा। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है संचार के प्रकार की संचार जो है हमारा वो वास्तव में कितने प्रकार का होता है। संचार को अलग अलग चीजों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है ये है संचार हमारे माध्यम के आधार पे, कि आप कौन कौन से माध्यमों के आधार पर संचार को किन किन भागों में बांट सकते हैं। तो माध्यम के आधार पर ये जो संचार है हमारे ये है दो प्रकार के। सबसे पहला है हमारा शाब्दिक संचार और दूसरा है हमारा अशाब्दिक संचार। तो शाब्दिक संचार जो होता है हमारा वो ऐसा संचार होता है जिसमें प्रेषक के द्वारा शब्द अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो कहलाते हैं हमारे शाब्दिक संचार। अब शाब्दिक संचार जो है उसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है हमारा मौखिक संचार और दूसरा होता है हमारा लिखित संचार। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति को बोलकर कोई जानकारी उपलब्ध कराते हैं तो भी आप उसे शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं, और अगर लिखकर कोई जानकारी उपलब्ध कराते हैं तो वो भी आप शब्दों के माध्यम से ही करते हैं। तो ये जो हमें संचार की प्रक्रिया है ये हमारी दो प्रकार की है, मौखिक संचार और लिखित संचार। अब मौखिक संचार जो है हमारा वो संचार हमारा माध्यम के आधार पर कुछ इस प्रकार का है कि इसमें आप बोलकर अपनी बात रखने के लिए बहुत सारे माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति को कोई भी जानकारी बोलकर दे रहे हैं तो उसके लिए हम उस व्यक्ति से आमने सामने बैठकर फेस टू फेस बात कर सकते हैं। उस व्यक्ति से हम टेलीफोन यानी कि हमारे मोबाइल के माध्यम से बात कर सकते हैं। क्लास में जो लेक्चर्स होते हैं वो भी मौखिक संचार का ही एक उदाहरण है। अगर आप किसी जगह पर बैठकर आप आपस में बात कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो भी मौखिक संचार का एक माध्यम है। कहीं पर कॉन्फ्रेंस अगर होती है, सभाएं अगर होती हैं, तो वो भी मौखिक संचार का एक माध्यम है। इंटरव्यूज जो होते हैं वो भी मौखिक संचार के अंतर्गत शामिल होते हैं। डिक्टेशंस मतलब क्लास में जो स्टूडेंट्स को बोलकर लिखवाया जाता है वो भी मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए अगर हम कोई निर्देश देते हैं तो वह भी मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ऑडियो और वीडियो फाइल्स के माध्यम से कोई अगर इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराते हैं तो वह भी मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। और अगर हम किसी व्यक्ति को वॉइस मेल भेजते हैं तो वो भी हमारा मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। तो मौखिक संचार के लिए हम इन सारे माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं और इनके द्वारा हम अपने मौखिक संचार को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेकिन हर एक चीज की कुछ गुण होते हैं और कुछ उसकी कमियां होती हैं। तो इसी तरह से अगर हम
मौखिक संचार के गुण और दोषों की बात करें तो सबसे पहले मौखिक संचार के गुण कौन कौन से होते हैं। तो मौखिक संचार के गुणों के अंतर्गत सबसे पहला होता है कि ये जो है वो तीव्र और सरल है, मतलब कि तेज और सरल। यह सबसे तेज माध्यम है जिसके द्वारा आप किसी भी व्यक्ति को अपनी बात बोलकर बता सकते हैं। सरल इसलिए क्योंकि हमें इसमें ज्यादा किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है, हम सीधा सीधा बोल देते हैं। दूसरा है कि ये समझाने में बहुत आसान होता है। आप अगर किसी माध्यम का प्रयोग करेंगे तो पहले आपको उस माध्यम को खुद समझना होगा, उसके बाद आप इसे समझ पाएंगे, तो इसके लिए आपको समझाने में बहुत आसान होता है। दूसरा, आप इसमें तीसरा पॉइंट जो है, प्राप्तकर्ता के आधार पर आप अपनी बात जो है वो बेहतर तरीके से रख पाते हैं, उसे ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये जो है ये इसके गुण हैं। अब अगर इसके दोषों की बात करें तो इसके दोष कौन कौन से हैं। तो इसके दोष ये हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से बहुत दूरी पर हैं तो इस दूरी के कारण आप उस व्यक्ति से कहकर अपनी जो बात बताना चाह रहे हैं वो उसे सही ढंग से नहीं समझ जाएगी। अगर ठीक है, ये इसका पहला दोष है। दूसरा ये है कि आप इसे प्रमाण के रूप में कहीं पर किसी व्यक्ति के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते, मतलब अगर आपको सबूत के रूप में कोई जानकारी किसी को देनी हो तो वो आप यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। तीसरा इसका जो है दोष वो ये है कि क्योंकि इसका कोई सबूत नहीं होता है तो इसीलिए इसका उत्तरदायित्व भी किसी के ऊपर नहीं बनता है। तो ये जो है ये हमारे मौखिक संचार के दोष हैं। अब लिखित संचार की अगर हम बात करें कि लिखित संचार क्या होता है, तो लिखित संचार के लिए भी हम अलग अलग माध्यमों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर किसी की रिपोर्ट्स अगर हम तैयार करते हैं, कोई मैगजीन है, कोई मेन्यू है, कोई न्यूज़पेपर है, किसी तरह का कोई ग्राफ है, कोई नियमों की सूची है, नोटिस बोर्ड जो है, वो सारे जो चीजें हैं ये लिखित संचार के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा लेटर, ईमेल्स, ये सारे भी हमारे लिखित संचार के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है, और इनके माध्यम से हम लिखित संचार की जो हमारी प्रक्रिया है उसे सही ढंग से हम पूरा कर पाते हैं। ठीक है, अब लिखित संचार जो है उसके भी कुछ कुछ गुण और कुछ दोष हैं, मतलब कुछ अच्छी चीजें हैं लिखित संचार के और कुछ खराब चीजें हैं। तो लिखित संचार के अगर हम गुण की बात करें कि इसके गुण कौन कौन से हैं, तो लिखित संचार के गुण जो है उसमें यह है कि सबसे पहला तो लिखित संचार में गोपनीयता होती है। अगर हमें ऐसी कोई जानकारी जो हमें सभी को नहीं बतानी है, सिर्फ किसी एक व्यक्ति को ही बतानी है, तो हम लिखित संचार के माध्यम से ज्यादा बेहतर तरीके से उसे बता सकते हैं। दूसरा इसका ये है कि इसमें ये जो है इसमें किसी तरह का कोई आप अनाधिकृत बदलाव नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई बदलाव किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो वो हम यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके अलावा इस संचार में आप अगर कोई विवाद होता है तो आप इसे सबूत के तौर पर, प्रमाण के तौर पर कानूनी कार्यवाही के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे लिखित संचार के गुण हैं। अब अगर इसकी हानियों यानी कि इसके दोषों की बात करें तो इसके दोषों में इसका सबसे पहला गुण है ये है कि इसमें लागत जो है वो अधिक लगती है। दूसरा है कि इसमें समय बहुत अधिक लगता है, क्योंकि अगर हमें किसी व्यक्ति को कोई चीज पहुंचानी है तो वो हम बोलकर ज्यादा बेहतर तरीके से और जल्दी पहुंचा पाते हैं, ना कि लिखकर हम उसे उतने बेहतर तरीके से वो चीज बता पाते हैं। ठीक है, तीसरा ये है कि ये बहुत औपचारिक माध्यम होता है जिसमें कि लोगों की दिलचस्पी जो है वो बहुत कम होती है। तो ये जो है ये हमारे लिखित संचार के दोष हैं। तो ये हमारे शाब्दिक संचार जो है कम्युनिकेशन में वो हुआ। अब बात करते हैं अशाब्दिक संचार की। तो अशाब्दिक संचार जो है हमारा वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो जैसे सबसे पहला विजुअल संकेत, मतलब कि जो संकेत हमें दिखाई देते हैं, जो चित्र हमें दिखाई देते हैं, जैसे कई जगह खतरे का निशान बना हुआ होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स जो लगे हुए होते हैं, पानी की जो है उसके लिए जो संकेत लगे हुए होते हैं, तो वो हमारे विजुअल साइन है जिन्हें हम देखकर संचार की भाषा को समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा अशाब्दिक संचार के अंतर्गत, मतलब जहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पे दूसरा है ऑडियो साइन, मतलब कि आवाज की सहायता से
आवाज की सहायता से कुछ कुछ ऐसे छोटे छोटे से साउंड बना लिए जाते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कंप्यूटर ऑन होने का, कंप्यूटर ऑफ होने का, किसी चीज की बैटरी लो हो जाती है तो उसके लिए अलग साउंड होता है। तो इस तरह से ऑडियो फाइल्स के द्वारा भी हम संकेतों के माध्यम से जानकारियों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा दैहिक संचार मतलब कि बॉडी लैंग्वेज, जो हमारा बोलने का तरीका, जो हमारे एक्सप्रेशन है, उन सब की सहायता से जो हमारा संचार होता है वो कहलाता है हमारा दैहिक संचार। उसके बाद अगला है हमारा प्रॉक्सिमिस और पैरा लैंग्वेज। तो ये जो है हमारे प्रॉक्सिमिस जो है वो हमारा अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉजिमिटी शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है समीपता। तो प्रोक्सिमिक्सी जो है हमारा वो निजी स्थान मतलब कि लोकल लैंग्वेज जो होती है उसके आधार पर जो शारीरिक भाषा बनती है उसे कहा जाता है काइनेसिक्स, और ये जो है निजी लोकल भाषा वो कहलाती है हमारी प्रोक्सिमिक्स। ठीक है, इसके बाद फिर है हमारी पैरा लैंग्वेज यानी कि पार्श्व भाषा। तो पैरा लैंग्वेज जो है वो हमारी ऐसी भाषा, उससे तात्पर्य हमारा ये है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कहता है जहां पर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता लेकिन फिर भी उसे किसी अन्य माध्यम के द्वारा समझ लिया जाता है, जैसे कि लय के माध्यम से या किसी चीज की रुकावट के माध्यम से, तो वो कहलाती है हमारी पैरा लैंग्वेज यानी कि पार्श्व भाषा। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा हमारी कम्युनिकेशन की परिभाषा और संचार के प्रकार, वो भी माध्यम के आधार पर। संचार हमारा और भी प्रकार का होता है, तो ये जो हमने आज पढ़े हैं ये है हमारे संचार के प्रकार माध्यम के आधार पर। आगे की क्लास में मैं आपको संचार के और भी जो टाइप्स हैं वो बताऊंगी। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।